हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडीफाई सक्सेस। तो हमारा टॉपिक चल रहा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज हमारा सेकंड पार्ट बना रहे हैं हम। तो हम पढ़ रहे थे पॉलन ग्रेन की वेराइटीज के बारे में। ठीक है, बहुत वेरिएशंस होते हैं, उनमें बहुत डिफरेंट स्पीशीज के होते हैं। उसमें बहुत सारे साइजेस, शेप, कलर, डिजाइन्स होते हैं। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं जो हमारा पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है, एज वी कैन सी हेयर, उसका जो डायमीटर होता है ना, उसकी लेंथ होती है 25 to 50 माइक्रोमीटर। और ये हमारे दो लेयर का बना हुआ होता है। जो बाहर की आउटर लेयर होती है ना हमारे पॉलन ग्रेन की, वो बनी हुई होती है हमारी एग्जाइम की। और जो हमारी अंदर की लेयर होती है वो हमारी बनी होती है इंटाइन की। तो जो हमारी बाहर की लेयर बनी है एग्जाइम की, तो एग्जाइम जो है वो हमारा बना होता है स्पोरोपोलिन। तो स्पोरोपोलिन जो है, ठीक है, pollen grain are generally 25 to 50 micrometers in diameter। ठीक, तो इट हैज प्रोमिनेंट टू लेयर्स। ये हमारा बना होता है दो लेयर से, जो कि हम देख सकते हैं। और बाहर की जो लेयर होती है वो होती है हमारी एक्साइन, जो हमारी हार्ड आउटर लेयर होती है, और वो बनी होती है स्पोरोपोलिन। तो जो स्पोरोपोलिन है उसमें ऐसा क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऐसा क्या जिसको हार्ड बनाती है? तो बहुत ही रेजिस्टेंट होती है ये ऑर्गेनिक मटेरियल हमारा इसका। ये ना इजीली डिग्रेड नहीं होती है, ये हाई टेम्परेचर में भी डिग्रेड नहीं होती, ये स्ट्रॉन्ग एसिड या एल्कली में भी डिग्रेड नहीं होती है। इसलिए हम जो हमारा पॉलन ग्रेन है हम उसको स्टोर करके रख सकते हैं, उसकी वायबिलिटी इजिली लूज नहीं कर पाएंगे। इट इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन which is of most resistant material known and it can withstand। ठीक है, और कोई ऐसा एंजाइम नहीं बना जो डिग्रेड कर सकता है। लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट कि इसकी आगे फर्दर डेवलपमेंट हो। तो क्या होता है कि इसमें एक छोटा सा जर्म पोर होता है। नो, अब स्पोरोपोलिन को कोई डिग्रेड एंजाइम एग्जाम कोई डिग्रेड तो कर नहीं सकता। तो इसमें एक छोटा सा ऐसी जगह होती है ना, जहाँ पे हमारा होता है जर्म पोर होता है, जहाँ पे स्पोरोपोलिन प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, pollen grain enzyme has a prominent aperture called germ pore where sporopollen is absent। तो जो हमारा pollen grains होता है, ठीक है, ये एक वेल प्रिजर्व फॉसिल होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। तो जो हम पढ़ते हैं उसकी इनर वॉल के बारे में। तो जो इनर वॉल होती है pollen grain की, इट इज कॉल्ड द इंटाइन। ये थिन होती है, कंटिन्यूस लेयर्स होती है, एंड ये बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन की। और जो हमारा साइटोप्लाज्म होता है ना पॉलन ग्रेन का, वो हमारा सराउंड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब क्या होता है जब पॉलन ग्रेन हमारा मैच्योर हो रहा होता है, ठीक है ना, तो इसमें जैसे ये न्यूक्लियस है, ठीक, अब ये जब डिवाइड होता है तो ये असिमेट्रिकल स्पिंडल बना देता है। और अब जब ये डिवाइड हो रहा है, अब डिवाइड होते वक्त ये असिमेट्रिकल शेप हो गया। अब जब ये असिमेट्रिकल ही है तो इसमें डिवीजन जो होगा ना वो भी असिमेट्रिकल होगा। इसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा दो पार्ट में। ठीक है, एक वेजिटेटिव सेल बनाएगा और एक जनरेटिव सेल बनाएगा। मतलब वेज ये बनाए हमारे इसमें दो न्यूक्लियस, वेजिटेटिव न्यूक्लियस और जनरेटिव न्यूक्लियस। ठीक है, तो हमारा जो वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, ये हमारा वेजिटेटिव सेल और हमारा जनरेटिव सेल। ठीक है, तो जो हमारा वेजिटेटिव सेल है
वो बहुत बिग, ये कंपैरेटिवली हम देख सकते हैं कि ये बड़ा है। ठीक है, अब इसमें जब ये बड़ा है, ठीक, तो इसमें फूड मटेरियल भी होता है। वेजिटेटिव सेल इज बिगर, ठीक है, बिगर एंड हैज abundant फूड मटेरियल, और इसमें लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस होता है। लेकिन नो नो नो, आई एम सॉरी, इरेगुलर हमारा जनरेटिव सेल में होता है। और जो इसका वो होता है साइटोप्लाज्म, जो इसका न्यूक्लियस होता है जनरेटिव सेल का, जो न्यूक्लियस होता है वो तैर रहा होता है हमारे साइटोप्लाज्म में। एंड इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म मोस्टली। जो हमारा 60% एंजियोस्पर्म होता है वो हमारा डिवाइड करता है टू सेल स्टेज में पहले। In over 60% of angiosperm, pollen grains are shed at the two cell stage। और जो रिमेनिंग होता है 40% वो हमारा डिवाइड करता है थ्री सेल स्टेज में। अब क्या होगा, ये जो हमारा न्यूक्लियस है ये आगे जाके डिवाइड होगा दो में, ठीक है ना, ये आगे जाके दो में डिवाइड होगा, ठीक है। आई एम सॉरी, वेट, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हमारा आगे जाके डिवाइड होगा दो में, ठीक है। ये अब हमारे बन गए इधर दो में गैमेट। पॉलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीशीज को सीवियर एलर्जी, ठीक है। अब हम यहाँ तक समझ गए कि जब ये हमारा इसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा ये दो मेल गैमेट में कन्वर्ट हो जाएगा। 40% जो होता है, जो जनरेटिव सेल होता है माइटोटिकली डिवाइड करता है एंड इट गिव राइज टू टू मेल गैमेट बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर शेड, ठीक है। तो अब क्या है, पॉलन ग्रेन्स, बहुत सारी स्पीशीज के पॉलन ग्रेन एलर्जीज कॉज करते हैं, जैसे अस्थमा, ब्रोंकियल एफ्लेशन, ठीक है। और मतलब ये बेसिकली कॉज करते हैं क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ब्रोंकाइटिस में, ठीक। इन जैसे पार्थेनियम और कैरेट ग्रास इंडिया में जब आया था इसने बहुत पॉलन एलर्जी कॉज की थी। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दे आर बेसिकली रिच इन न्यूट्रिएंट्स, और इनका कंजप्शन बेसिकली हम एथलीट्स करते हैं। Pollen grains are rich in nutrients and it has become a fashion in recent years, ठीक है। एज अ फूड सप्लीमेंट यूज करते हैं, अब ये इतना न्यूट्रिशियस है। और इवन ये स्टेरॉइड्स वगैरह उसके एक सप्लीमेंट का भी काम करता है। बहुत सारी जगह पे बैन होता है, मतलब बेसिकली एथलीट नेशनल लेवल जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं ओलंपिक्स जैसे, वहाँ पे बैन होता है कि पॉलन यूज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बेसिकली ये स्टेरॉइड ही यूज होता है ये, क्योंकि ये परफॉर्मेंस इंक्रीज करता है हमारे एथलीट्स की, या इवन रेस हॉर्सेस में भी इनका यूज करता है होता है। ये किस फॉर्म में पाई जाती है, ये पाई जाती है टैबलेट्स और सिरप्स के फॉर्म में। बेस इनका पहले सबसे ज्यादा पहले यूज हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है ना, अब हर जगह यूज होता है। तो क्या होता है कि पोलिन की भी ना एक वायबिलिटी होती है, ठीक, कि तब तक ही वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ठीक है। व्हेन वंस दे आर शेयर्ड pollen grains हैव टू लैंड ऑन स्टेम, ठीक है। उनकी वायबिलिटी लूज होने से पहले उनको फर्टिलाइजेशन कर लेना चाहिए। The period for which one when once they are shed, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization. How long do you, sorry, what how long do you think the pollen grains retain viability? The period for which pollen grains remain viable is highly variable, and to some extent,
डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये किस किस पे डिपेंड करता है? ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ये ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। बहुत सारे पॉलिन्स ऐसे होते हैं कि उनकी वायबिलिटी सालों भर सालों होती है, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वायबिलिटी 30 मिनट तक ही होती है। 30 मिनट इनकी वायबिलिटी 30 मिनट होने से पहले ही उनको फर्टिलाइजेशन कर लेना चाहिए, उन्हें लैंड कर लेना चाहिए स्टेग्मा पे, ताकि वो फर्टिलाइजेशन कर सके। एंड जैसे कि अगर हम एग्जांपल लें फैमिली, जैसे मैंने बताया कि अभी जो पॉलिन ग्रेन्स है कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जो वायबिलिटी होती है वो महीनों तक चलती है, जैसे कि रोसेसी, लेगुमिनेसी, सोलेनेसी। ठीक है, दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ। रोसेसी फैमिली, रोज फैमिली, लेगुमिनेसी जैसे लेग्यूम्स हो गए, पल्सेस हो गए, एंड सोलेनेसी में आ गए जैसे आलू आ गया, बैगन आ गया। So you may heard of storing semen sperms of animals including humans for artificial insemination। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई बहुत ऐसी अच्छी बुल चाहिए बट जिसकी मिल्क प्रोड्यूस करने की तथा बहुत अच्छी हो और वो बहुत स्ट्रांग भी हो, तो अगर ऐसा कोई मतलब गाय चाहिए या हमें कोई बुल चाहिए, कोई पर्टिकुलर बफेलो चाहिए, तो हमको उसके जो पेरेंट्स होंगे वो भी तो देखने होंगे कि उनकी ब्रीड अच्छी हो। ठीक है, तो अगर वो ब्रीड हमको हमारे इंडिया में अच्छी नहीं मिल रही है, ठीक, और हम फिर आउट ऑफ इंडिया जाके अच्छी ब्रीड देखेंगे किसी बुल की, ठीक, तो हम वो बुल उठा के इधर तो लाएंगे नहीं ना इंडिया। हम क्या करेंगे, हम उसका सीमेन ले आएंगे, जिसको हम फिर काऊ में बफेलो में इंसर्ट करके हम एक अच्छे ऑफस्प्रिंग वाली बुल पा सकेंगे, अम, जो अच्छा, जो बहुत स्ट्रांग भी हो, जो बहुत अच्छे अमाउंट में मिल्क भी प्रोड्यूस कर सके, मिल्क भी दे सके हमको। तो सिंपल वही है, हम पॉलन को भी अपने हिसाब से स्टोर कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज बहुत ही सालों तक, पर उसके लिए हमको उस पॉलन को स्टोर करना चाहिए अंदर लिक्विड नाइट्रोजन अंडर -196 डिग्री सेल्सियस। Okay. Now, such stored pollen can be used in pollen banks similar to seed bank in crossbreeding programs, जैसे मैंने अभी बताया था कि क्रॉप में भी हम ये सिस्टम यूज कर सकते हैं। और मतलब बेसिकली इसको हम बोलते हैं pollen bank। कि गाइनोशियम रिप्रेजेंट, अब हम आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पे, दी पिस्टल। ठीक है, तो जो पिस्टल है, तो जो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। तो जो गाइनोशियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। ओके, और किस किस कंसिस्ट होता है इसमें, सिंगल पिस्टिल होता है। पिस्टल पिस्टल को हम क्या पिस्टल के अंदर भी होता है माई सिग्मा स्टाइल ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, सॉरी। ठीक है, तो हमारा एक तो होता है सिंगल पिस्टल जिसको हम बोलते हैं मोनोकार्पुलरी, या फिर एक से ज्यादा है तो मल्टी कार्पुलरी। ठीक है, वही आ जाते हैं। और अगर बहुत सारे पिस्टल्स हैं हमारे, ठीक है, और वो अगर फ्यूज है, ठीक है, एक दूसरे से, तो हम उसको बोलेंगे सिनकार्पस। और अगर वही जो बहुत सारे पिस्टल्स है अगर वो फ्यूज नहीं है, फ्री है, तो हम उनको बोलेंगे एपिकार्पस। ठीक है, तो जो ईच पिस्टल हैज 3 पार्ट, जैसे कि स्टिग्मा का हो गया, स्टाइल हो गया, ओवरी हो गया। तो जो स्टिग्मा होता है, इट सर्व बेसिकली द स्टिग्मा सर्व एज ए लैंडिंग प्लेटफॉर्म।